की वीडियो में टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए रहे होंगे तो कोई भी आपको नया क्वेश्चन नहीं मिला होगा, क्योंकि नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में क्या बोला गया है कि टाइप ऑफ रीमर यूज्ड फॉर रीमिंग ऑपरेशन इन ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल में परिच्छिदन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले परिच्छिदक का प्रकार क्या है? तो वह क्या है? लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग करेंगे। ब्लाइंड होल मीन्स क्या होता है कि जो हमारा छिद्र हमारे वर्क पीस में आर पार नहीं है उसे जो है हम ब्लाइंड होल बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। देखिए एब्रेसिव को दो वर्गों में विभक्त किया गया था, एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव और एक नेचुरल एब्रेसिव। तो नेचुरल में हमारा जो है एमरी, कोरंडम, डायमंड ये सभी आ जाएंगे, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है हमारा कृत्रिम अपघर्षक के रूप में आएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड ये दो जो हैं यह हमारे कृत्रिम अपघर्षक के अंतर्गत आते हैं, यानी आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि सामान्य तापमान पर सादा कार्बन इस्पात में सम्मिलित होता है, यानी जो है रूम टेम्परेचर में प्लेन कार्बन स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम आंसर की ओर चलेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। क्यों होगा? फेराइट, पियरलाइट एंड सीमेंटाइट। देखिए इसका रीजन होता है कि रूम टेम्परेचर पर कार्बन परसेंटेज के अनुसार ये तीनों स्ट्रक्चर जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज रेफर टू, यानी घर्षण चक्र की ड्रेसिंग से क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप? क्या रीस्टोरिंग ऑफ कटिंग एक्शन ऑफ व्हील, क्या हमारे चक्र के काटने की क्रिया को बहाल करना? तो एग्जैक्ट ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लोडिंग और ग्लेजिंग दो डिफेक्ट आ जाते हैं तो उनको जो है दूर करते हैं, जिसे रीस्टोरिंग ऑफ कटिंग एक्शन ऑफ व्हील, यानी चक्र के काटने की क्रिया को बहाल करना कहलाता है, जिसे ड्रेसिंग बोला जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर में क्या बोला गया है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन रेफर टू आयरन कोटेड विथ, यानी जस्ती लोहा से तात्पर्य लोहे का डाट डाट से लेपित होना, तो जिंक से लेपित होना कहलाता है। काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला गया है कि द शेप ऑफ रास्प कट फाइल इज, यानी जो हमारी दानेदार, देखिए थोड़ा हिंदी में रास्प कट फाइल होती है वह किस आकार में होती है? तो रास्प कट फाइल केवल हाफ राउंड आकार में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि ए स्टैंडर्ड हैक्सा ब्लेड ऑफ 300 मीटर लेंथ हैज लेंथ हैज 375 टीथ। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ सेट ऑफ ब्लेड, यानी 300 मीटर। देखिए यहाँ पर मिलीमीटर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दिया है? मीटर दिया है, तो मिस प्रिंट है, इसको मिलीमीटर समझिए। 300 मीटर लंबे मानक हैक्सा ब्लेड में 375 दांत हैं, तो ब्लेड का वर्गीकरण और प्रकार क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, सिंपली ये इसरो के प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर का मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया है इसरो के फिटर टर्नर मशीन का, और 30 सेट जो है क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया है। यदि आपको नहीं मिला है तो यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से जाकर आप 30 सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो है डाउनलोड भी
कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं, इन्होंने 300 मिलीमीटर की बात करेंगे। 300 मिलीमीटर में जो है हम डिवाइड कर देंगे 375 का, तो ये समथिंग 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 जो है फाइन वेव सेट में रखा जाता है, फाइन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 8 नंबर में क्वेश्चन कि ए फिट डिजाइंड एज अ 30S7G6 इज ए, यानी एक फिट को जो है 30S7G6 के रूप में परिकल्पित किया गया है, तो वो कौन सा फिट कहलाएगा। तो देखिए शाफ्ट के लिए इन्होंने क्या दिया है, जी दिया है, तो जी किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आ जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर में बोला गया है कि नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल विच इज कनेक्टेड टू द हैंडल इज नाउ एज, यानी फाइल का संकीर्ण और पतला हिस्सा जो हैंडल से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है, तो टैंग कहलाता है। और रेती का यही पार्ट होता है जो हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट यहाँ पर। 10 नंबर में बोला गया है कि 1 डिग्री इक्वल टू, यानी 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, तो 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को अगली वीडियो में जो है अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन को जो है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमको 17 नंबर में क्वेश्चन मिल जाता है कि फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप डिफर इन देयर, यानी प्रथम टैप, द्वितीयक टैप, तृतीयक टैप कैसे भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये 3 टैप होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, हैंड टैप के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों टैप कैसे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो वह टेपर लीड के आधार पर अलग होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर 19 नंबर में कि इन ए ड्रिल विथ एंगल बिटवीन चीजल एज एंड कटिंग लिफ इज नाउ एज, यानी चीजल एज और कटिंग लिफ के बीच का जो एंगल होता है वह कौन सा एंगल कहलाता है, तो वेब एंगल कहलाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर में बोला गया है कि फॉर ए पावर हैक्सा ब्लेड पिच मीन्स, पावर हैक्सा ब्लेड में पिच का क्या अर्थ है। जो हमारी पावर हैक्सा ब्लेड होती है उसमें पिच का मतलब क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था मैंने। 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाया था वो उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। आशा करता हूं कि आपके पास भी पहुंच गया होगा पहले से ही। तो पावर हैक्सा में ब्लेड, पिच ब्लेड का मतलब होता है कि वहां पर नंबर ऑफ टीथ पर इंच, यानी जो है 1 इंच में कितने टीथ हैं, ये हमारे पावर हैक्सा ब्लेड में पिच का मतलब होता है। लेकिन जो हैंड हैक्सा होता है वह प्रति 10 मिलीमीटर या कहें कि 1 सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है, लेकिन पावर हैक्सा ब्लेड को इंचों में व्यक्त किया जाता है। दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। बोला गया है शेपिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील टू मेक इट रन कॉन्सेंट्रिक विथ एक्सिस इज कॉल्ड, घर्षण चक्र को आकार देना ताकि वे अक्ष के साथ संकेंद्रित चल सकें, क्या कहलाता है। तो उनको जो है कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है वो हमारा कहलाता है ट्रूइंग। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में बोला गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट पायलट प्रोवाइड इन द रीमर्स, यानी रीमर में जो पायलट प्रोवाइड कराया जाता है उसका वर्क क्या होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा रीमर होता है जिसमें निचले सिरे में पायलट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इस पायलट का वर्क क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा पायलट का वर्क होता है कि जिस छिद्र में हम रीमिंग कर रहे हैं तो वह हमारे छिद्र के एक्सिस में ही रीमर को रखे, यानी जो है संकेंद्रित छिद्रों का परिष्करण, फिनिश कॉन्सेंट्रिक होल। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर में बोला गया है कि ए लेफ्ट हैंड स्क्रू एडवांस इन विच रोटेशन, वामावर्ती स्क्रू किस आवर्तन में उन्नत करता है, यानी जो लेफ्ट हैंड हमारी थ्रेड होती है, तो सॉरी क्या बोला गया, लेफ्ट हैंड स्क्रू एडवांसेस इन विच रोटेशन,
किस तरह से हम उसको घुमाते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड जो होती है वो आगे बढ़ती है। ऑप्शन मिल जाता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए हमारी क्लॉकवाइज, क्या यदि हम क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमाते हैं, यानी जो है बोल्ट को या नट को घुमाते हैं, यदि वह आगे बढ़ता है तो वह कौन सा थ्रेड कहलाएगा? राइट हैंड थ्रेड कहलाएगा। लेकिन यदि हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और वह क्या करता है? आगे की ओर बढ़ता है, तो वह हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड थ्रेड की ही बात की गई है। तो यदि हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वहाँ पर जो है हमारा थ्रेड बोल्ट जो है या कहें नट आगे की ओर बढ़ेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 24 नंबर में कि ए ड्रिफ्ट इज यूज्ड फॉर। ड्रिफ्ट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ड्राइविंग ड्रिल लोकेशन, क्या ड्रिल का स्थान बनाने के लिए, या फिर रिमूविंग ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम वर्क, क्या हमारे टूटी हुई ड्रिल को कार्य से हटाने के लिए? तो कार्य से हटाने के लिए जो है हम टूटी हुई ड्रिल के लिए टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम मशीन स्पेंडल, क्या मशीन की धुरी से ड्रिल को हटाने के लिए? तो एग्जैक्ट सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रिफ्ट का प्रयोग हम जो है ड्रिल को मशीन स्पेंडल से हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। 25 नंबर में बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ होल इज कॉल्ड, यानी छिद्र के अंत को प्रवर्धन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जो छिद्र है तो उसको बेवलिंग करना है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? तो काउंटर सिंकिंग बोला जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चन को जो है बहुत बारीकी से डिस्कस किया है मैंने। 26 नंबर में बोला गया है कि साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड ऑफ। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो होते हैं वह दो तरीके हैं। किसके तरीके हैं? हार्डनिंग के, कैश हार्डनिंग के, टेम्परिंग के, या फिर नॉर्मलाइजिंग के। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैश हार्डनिंग। ये दोनों प्रोसेस जो हैं साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग कैश हार्डनिंग की प्रोसेस होती है। 27 नंबर में बोला गया है कि द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आर नाउ एज। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को निम्न में से डॉट डॉट नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रिक्शन के आधार पर हमारे जो है दो प्रकार से बियरिंग को विभक्त किया गया। एक क्या? फ्रिक्शन बियरिंग, और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो फ्रिक्शन बियरिंग जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं वो कहलाते हैं, और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग वो बियरिंग कहलाते हैं जो दोनों जो है उसके आउटर रेस और इनर रेस डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं। उन दोनों का कांटेक्ट का माध्यम रोलर या फिर बाल होती है, वह एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहलाते हैं। यहाँ पर रोलर कांटेक्ट बियरिंग की बात की गई है, तो रोलिंग कांटेक्ट, तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 नंबर में बोला गया है कि पर्पज ऑफ डाई नट इज टू। डाई नट का उद्देश्य क्या है? क्या हमारा कटिंग न्यू थ्रेड, या फिर इम्प्रूव सरफेस फिनिश ऑफ थ्रेड, या फिर चेसिंग एंड कंडीशनिंग डैमेज थ्रेड? क्या हमारे क्षतिग्रस्त चूड़ी की कंडीशनिंग और चेजिंग करना? तो एग्जैक्ट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इन दो क्वेश्चन को जो है पिछली वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया है 28 नंबर का। क्या बोला गया है कि गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए हिंदी में, इंग्लिश में गन मेटल बोल रहा है और हिंदी में कांसा बोल रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट बोला गया है। यदि हम कांसे की बात करेंगे तो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है, लेकिन जो गन मेटल होता है कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक से मिलकर बनता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में किसी भी गलत होने के बाद जो है सही जो माना जाता है वह इंग्लिश लैंग्वेज में ही माना जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉपर टिन एंड जिंक मिल जाता है। नेक्स्ट बोला गया है 30 नंबर में कि थ्रेड प्लग गेज आर यूज टू चेक, यानी जो हमारा थ्रेड प्लग गेज का उपयोग किया जाता है क्या जांचने के लिए किया जाता है? तो
तो हमने आपको पहले क्लियर किया था, क्या क्लियर किया था कि जो हमारा प्लग गेज होता है वह हमारा इंटरनल फीचर के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा रिंग गेज होता है, क्या रिंग गेज, तो वह हमारे एक्सटर्नल फीचर के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसी में जोड़ दिया जाए कि थ्रेड प्लग गेज तो इंटरनल थ्रेड के लिए, यदि बोल दिया जाए थ्रेड रिंग गेज तो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, बोल दिया जाए टेपर प्लग गेज तो आंतरिक टेपर के लिए यानी इंटरनल टेपर के लिए, टेपर रिंग गेज एक्सटर्नल टेपर के लिए। तो इस तरह से आप लोग जो है क्लियर कर सकते हैं। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि थ्रेड प्लग गेज आर यूज टू चेक, तो थ्रेड प्लग गेज का उपयोग जो है हम इंटरनल थ्रेड के लिए यूज करते हैं, क्योंकि प्लग गेज जो होता है यह होल की चेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर में बोला गया है कि व्हाट इज द टाइप साइज ऑफ एन इंटरनल थ्रेड ऑफ M12 विथ 1.75। यहाँ पर 1.75 ये पिच दिया गया है और डायामीटर दिया गया है M12, तो M लगा हुआ है तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10.25 मिलीमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है 10.25 मिलीमीटर। नेक्स्ट बोला गया है 32 नंबर में कि ए नो गो प्लग गेज इज यूज टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो नो गो गेज होता है प्लग गेज में देखिए दो एंड होते हैं, एक गो एंड होता है और एक होता है हमारा नो गो। तो पूछा गया कि जो नो गो है ये वाला यह किसके इक्वल होता है, किसकी जांच करता है, तो नो गो यानी नहीं जाना चाहिए, मतलब अपर लिमिट ऑफ होल के अपर लिमिट के इक्वल होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर में बोला गया है कि द कटिंग फ्लूइड यूज्ड व्हाइल कटिंग एल्युमिनियम काटते समय उपयोग किया जाने वाला कटिंग द्रव क्या है, तो एल्युमिनियम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, केरोसिन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन को काफ़ी डिस्कस किया है मैंने। 34 नंबर में बोला गया है कि द वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर हैज 50 डिवीजन विच कंसिस्ट विथ 49 मेन स्केल डिवीजन इफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 0.5 मिलीमीटर देन द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, यानी हमको बोला गया कि कोई वर्नियर कैलिपर है जिसमें वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन इक्वल किसके हैं, मेन स्केल के 49 डिवीजन, और मेन स्केल के मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू इन्होंने दिया है 0.5 मिलीमीटर। तो उस कंडीशन में जो है लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या पता है, वन मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पता है कि कितना दिया गया है 0.5 मिलीमीटर दिया गया है। अब हमको क्या चाहिए, वन वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू चाहिए, ठीक है। और हमारा फार्मूला क्या होता है, यही होता है लिस्ट काउंट बराबर वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, जो आ जाता है वह हमारा लिस्ट काउंट होता है। तो फार्मूले में रखते हैं, तो उससे पहले जो है हमको एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू पता करना होगा। तो हमको पता है कि एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.5 मिलीमीटर दिया गया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमको दिया गया है कि 49 मेन स्केल डिवीजन, क्या 49 मेन स्केल डिवीजन बराबर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा 49/50 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 का, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू जो है 0.5 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 24.5/50, ये हमारा आ जाएगा एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू। अब फार्मूले में रख देते हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 0.5 है, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, माइनस 24.5 बटा क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 दूना 50, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 50 से कम 50, 1 24
24.5 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 0.5/50 आ जाएगा। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.01 मिलीमीटर हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल? निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कोण मापने के उपकरण का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा मिल जाता है बेवल गेज। बेवल गेज जो होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन फाइल इज नॉट हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड? फाइल में निम्नलिखित में से कौन सा भाग कठोर और टेम्पर्ड नहीं होता है? तो वह होता है हमारा टैंग वाला पार्ट। टैंग वाले पार्ट को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता। पूछा गया है द रेंज ऑफ सरफेस फिनिश वैल्यू आर ए रफनेस ग्रेड नंबर N6। तो देखिए जो है N, इसमें आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद कर लेना है। सभी एक N12 का वैल्यू आपको पता करना है बस। फिर आ जाता है N11, N10, ऐसे करके आप नीचे की ओर जाते हैं तो N12 का वैल्यू कितना होता है 50 होता है। N का कितना कर देंगे 25 कर देंगे। इसका आधा करते हुए चले जाएंगे। जैसे N12 का तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते हम इसको जो है नीचे आधा करते हुए चले जाएंगे। तो N6 का वैल्यू जो है 0.8 जो है UM आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीनेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू? एक तेली फर्श को सुरक्षा दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके द्वारा साफ किया जाना चाहिए? यानी जो है वहाँ पर आपको क्या करना है, तेली फर्श है, तेल गिरा हुआ है फर्श में, तो उसको आपको साफ करना है। तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? क्या बुरादा या रेत डाल का प्रयोग करेंगे? तो एग्जैक्ट सी ऑप्शन, डायरेक्टली हम आंसर की ओर चलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि टूल चैटर इज केस्ड बाई विच रीजन? यानी टूल से अनावश्यक ध्वनि किसके कारण होती है? तो जब हमारा वर्क पीस जो है टूल यानी वर्क पीस की बॉडी टूल से रगड़ खाएगी तो उस कंडीशन में जो है रबिंग करेगा, घर्षण करेगा, जिससे अनावश्यक जो है चैटरिंग होगी। तो कब हमारा टूल जो है उससे टूल की बॉडी जो है टच करेगी तो जेड क्लियरेंस कोण कम दिया जाएगा, यानी स्मॉल क्लियरेंस एंगल दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में घर्षण होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर में बोला गया है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ अ प्रिक पंच यूज्ड फॉर विटनेस मार्क? तो प्रिक पंच हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक प्रिक पंच 60 डिग्री का होता है और एक प्रिक पंच 30 डिग्री का होता है। तो जो प्रिक पंच 30 डिग्री का होता है इसका प्रयोग हम छोटे कार्यों के लिए करते हैं, लाइक डिवाइडर के पॉइंट के लोकेशन के लिए, यानी पॉइंट को जो है स्थान देने के लिए। और जो प्रिक पंच 60 डिग्री होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉट पंच भी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग विटनेस मार्किंग के लिए किया जाता है। इसको भी डिस्कस किया था। तो 60 डिग्री हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं, डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने टेक्निकल क्वेश्चन में। 44 नंबर में मिल जाता है टेक्निकल, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फ्लैंक एंड फ्लैंक ऑफ मैट्रिक थ्रेड। तो मैट्रिक थ्रेड के फ्लैंक का बीच का जो एंगल होता है वह 60 डिग्री का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल? कौन सा टूल नहीं है? तो इनको बोलना चाहिए कि कौन सा जो है यहाँ पर हमारा कटिंग टूल नहीं है। क्या कटिंग टूल नहीं है? तो हो गया, टूल के भी अंतर्गत आ जाएगा। तो बॉक्स फाइल हमारा कोई फाइल नहीं है, इसलिए ये टूल के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में बोला गया है कि द साइज ऑफ एन इंजीनियर्स वॉइस इज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इंजीनियर वॉइस का आकार किसके अनुसार निर्दिष्ट
होता है। तो विड्थ ऑफ जा यानी जबड़े की चौड़ाई से निर्दिष्ट किया जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू पुल हैवी लोड अलोंग द ग्राउंड। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जमीन के ऊपर भारी भार खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है कि भारी भार जमीन के ऊपर यानी जमीन पर धरातल पर खिसकाना है, ना कि ऊपर ले जाना है। तो जो क्रेन वगैरह होते हैं तो ये तो हमारे वर्क पीस को हवा में ले जाते हैं, लेकिन जो हमारे लेयर्स एंड रोलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जमीन में लुढ़काते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया 49 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो टेपर टर्निंग में हम कंपाउंड रस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, फार्म टूल मेथड का यूज कर सकते हैं और टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें जो है हम जिसमें टेपर टर्निंग का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सभी में टेपर टर्निंग का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 51 नंबर में कि टाइपिकल लॉकेटिंग डिवाइस यूज्ड एज जिग एंड फिक्सचर फॉर सिलेंड्रिकल जॉब। सिलेंड्रिकल जॉब के लिए जिग और फिक्सचर के रूप में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लॉकेटिंग डिवाइस क्या है। तो बी ब्लॉक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ देते हैं अगले वीडियो के लिए। पूछा गया है 57 नंबर में व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो तापमान की एसआई इकाई जो है केल्विन होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर में बोला गया है कि हाई कार्बन स्टील्स आर मशीन्ड यूजिंग टूल्स हैविंग, यानी उच्च कार्बन स्टील ऐसे उपकरण का उपयोग करके मशीनीकृत किए जाते हैं जिनका होता है तो जिनका नेगेटिव रैक एंगल रखा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेक्निकल से दिया गया है। क्या बोला गया है, इफ़ द कटिंग स्पीड इज 20 मीटर पर मिनट व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ए 20 मिलीमीटर ड्रिल बिट। यदि काटने की गति 20 मीटर प्रति मिनट है तो 20 मिलीमीटर ड्रिल बिट के लिए आवश्यक घूर्णी गति क्या होगी। तो यहाँ पर आरपीएम फाइंड आउट करने के लिए बात की गई है। तो हम आरपीएम बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एन बराबर हो जाता है कटिंग स्पीड, जिसे हम भी द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, v इक्वल 1000 अपान पाई डी। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो कटिंग स्पीड हमको कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, 20 मीटर प्रति मिनट, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से अपान पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, डी हमारा दिया गया है 20, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे। फिर इसको यदि हम 7000 को क्या 7000 अपान 22 हो जाएगा। तो यदि हम इसको जो है इक्वल मतलब कैलकुलेट करते हैं तो 318 के समथिंग आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इसरो टेक्नीशियन बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। यदि आप इसरो के सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो वहाँ पर करेक्ट आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन के दे पाए होंगे। बोला गया द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल बिट, सामान्य प्रयोजन के लिए ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल पूछा गया तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 118 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट बोला गया है कि एक घर्षण चक्र जिसमें इस तरह से व्यक्त किया गया है तो ये किसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं। तो देखिए ये होते हैं व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, प्रोडक्ट। इस सीरीज में जो है व्यक्त किया जाता है। तो इसमें से जो यहाँ पर 13 दिया गया है ये ओपन स्ट्रक्चर है।
क्या ओपन स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट टाइप स्ट्रक्चर बोला गया है सी ऑप्शन में, इसलिए उसकी ओर ना जाके हम लोग ए ऑप्शन को ही करेंगे कि डेंस टाइप स्ट्रक्चर एंड रेजोनाइड बॉन्ड टाइप, यानी ये जो यहाँ पर बॉन्ड दिया गया है बी, तो रेजोनाइड बॉन्ड को हम बाइकेलॉइड बॉन्ड भी बोलते हैं और उसे बी लेटर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इसको हमने जो है प्रैक्टिकल बेसिस जो है काफ़ी आपको डिस्कस कराया है, तो आप करेक्ट आंसर करके आए होंगे। नेक्स्ट 62 नंबर में बोला गया कि मोस्ट स्टैंडर्ड टेपर इज अवेलेबल इन नंबर फ्रॉम, जो मोस्ट टेपर स्टैंडर्ड टेपर होता है, मानक टेपर होता है, वह किन संख्याओं में अब उपलब्ध होता है, तो वह MT0, MT1, MT2 ऐसे करके MT7 तक अवेलेबल होता है, यानी 8 नोज में होता है, लेकिन MT0 से MT7 तक होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोला गया है कि इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फ्लैंक ऑफ एक्मी थ्रेड, एक्मी थ्रेड के फ्लैंक के बीच का सम्मिलित कोण कितना होता है, तो 29 डिग्री हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर में बोला गया द डायमेंशन ऑफ ए नट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, एक नट का आयाम किस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो उसके नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट के नॉमिनल डायामीटर से व्यक्त किया जाता है। बोला गया है यहाँ पर द हाफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ मोर्स स्टैंडर्ड टेपर इज, ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या बोला है कि मोर्स मानक टेपर का अर्ध सम्मिलित कोण क्या है, टोटल नहीं बोला है कि बी ऑप्शन करके चले आएंगे, आधा बोला है, तो 1 डिग्री 29 मिनट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट GC20A7 EP ग्राइंडिंग व्हील, यानी यहाँ पर बोला गया है, इंडिकेट किया गया है, तो बोला गया घर्षण चक्र के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही मिल जाता है कि ग्रेड हमारा सॉफ्ट दिया गया है, ग्रेन साइज इज नॉट फाइन एंड एब्रेसिव इज ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड दिया है, जीसी का मतलब यही होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर होल्डिंग पाइप ऑफ डायमीटर मोर देन 63 मिलीमीटर एंड अप टू 200 मिलीमीटर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग 63 मिलीमीटर से अधिक और 200 मिलीमीटर तक, यानी 63 मिलीमीटर से अधिक और 200 मिलीमीटर तक के पाइप को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चैन पाइप रिंच करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है यहाँ पर 68 नंबर में कि 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मनी रेडियन, 45 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो 0.785 यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक रेडियन में 57 डिग्री के समथिंग होते हैं। 69 नंबर में क्या बोला गया है कि लेथ बेड आर मेड ऑफ कास्ट आयरन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, लेथ बेड निम्नलिखित कारण से कच्चे लोहे से बनाया जाता है, यानी कास्ट आयरन से बनाया जाता है, तो किस कारण से, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट क्या करके आए हैं, ध्यान नहीं दिए हैं, डी ऑप्शन को करेक्ट करके चले आए हैं। लेकिन क्या बोला गया है कि इट डज नॉट रजिस्ट कंप्रेसिव लोड, क्या यह कंप्रेसिव भार का विरोध नहीं करता है, देखिए ये निगेटिव बोल रहा है, यह हमारा जो है कंप्रेसिव भार का विरोध नहीं करता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो कास्ट आयरन होता है वो इसी गुण के कारण जो है अवेलेबल होता है, मतलब बनाया जाता है कि यह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सहन करता है, यानी उसका विरोध करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला गया है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। एनसीएल ने जो इसका करेक्ट आंसर माना है उच्च अवमंदन क्षमता, यानी जो है हाई डैम्पिंग कैपेसिटी को करेक्ट आंसर बोला है, लेकिन यह सस्ता है, इसको करेक्ट बोलना चाहिए, लेकिन सी को इन्होंने करेक्ट आंसर माना है। 70 नंबर में बोला गया कि हाउ मनी क्यूबिक फीट इन 12 क्यूबिक मीटर अप्रोक्सीमेटली, यानी जो है
बोला गया है कि 12 घन मीटर में कितने घन फीट लगभग होते हैं, तो 424 के समथिंग हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोग डिस्कस कर लिए। ये सारे क्वेश्चन इससे पहले हमने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। तो आप लोग भी जो है अच्छा मार्क करके आए होंगे। आप लोग अपना जो है आउट ऑफ 100 कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आशा करता हूं कि आप भी जो है अच्छा स्कोर करके आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।